हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपका हिंदी का पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का पेपर आपका सबसे अंत में है, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपके लिए ये आज से मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन पे अटैक करने वाला हूँ। आपको क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ जो जो पिछली सालों में आए हैं और उनके आने के चांसेस 2024 में अच्छे हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके सम्मुख डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, कभी कभी म्यू पूछ लेता है, मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू बोले तो मैग्नेटिक मोमेंट। इसे हिंदी में बेटा कहा जाता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में इसको पता क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। और म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। काय से? म्यू से, एम यू, म्यू, ठीक है साहब। तो चुंबकीय आघूर्ण पर कई बार यूपी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं, सीबीएसई ने भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो आज इसी टॉपिक को आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। बेटा इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रूट एन प्लस 2 बी एम। बेटा जी बी एम क्या है? ये यूनिट है म्यू की। ये क्या है? इसकी म्यू की यूनिट है। बी एम का मीनिंग है बोहर मैग्नेटोन। बोहर साइंटिस्ट का नाम है बोहर मैग्नेटोन। तो बी स्टैंड फॉर बोहर, एम स्टैंड फॉर मैग्नेटोन, ठीक है साहब। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। अब म्यू तो हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट, 2 आप जानते हैं डिजिट होता है। तो बात आती है एन क्या है गुरुजी? एन। तो एन बेटा है यहाँ क्या है? एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या मीनिंग है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते हैं ना, अकेले होते हैं, सिंगल ऑक्यूपाइड होते हैं, अकेले या अयुग्मित होते हैं, उन्हें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे मान लो ये ऑर्बिटल मैंने बना दिया, पी ऑर्बिटल्स बना दिए 3, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ? 1 2 3। तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। आप समझ गए होगे बेटा। ये आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको नोट करिए। अगर वाकई में आप केमिस्ट्री का सीखने के प्रति जागरूक हैं तो पेन और कॉपी लेके बैठिए, इस फॉर्मूले को नोट करिए, ठीक है। चलिए साहब, अब मैं यहां आपको बताता हूं। एन की वैल्यू बेटा कितनी हो सकती है? मैं यहां क्लियर कर दूं। एन की वैल्यू डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए 1 से लेकर 5 तक हो सकती है, मे बी। एन की जो वैल्यू है कितनी हो सकती है? 1 से लेकर 5 तक। कितनी? 1 से लेकर 5 तक हो सकती है, ठीक है। मैं आपको यहां थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ और बताना चाहूंगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? 5। क्योंकि डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एस में 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं। कितने आते हैं? 10। और 10 डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। और डी के लिए कितने कक्षक होते हैं? 5। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10। तो सोच के देखिए 10 आदमियों के लिए कितने कमरे चाहिए हमें। मान लीजिए एक कमरे में 2 आदमी रह सकते हैं, तो 10 आदमी के लिए कितने कमरे चाहिए? 5 कमरे चाहिए। तो ये 5 हमने ऑर्बिटल्स बना दिए। अब पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, ये चौथा इलेक्ट्रॉन,
ये 5वां। तो अब तक कितने अनपेड हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। या 6वां किया तो अब 4 रह गए। 7वां इलेक्ट्रॉन फिल किया तो 3 रह गए। 8वां इलेक्ट्रॉन फिल किया तो 2 रह गए। 9वां इलेक्ट्रॉन फिल किया तो 1 रह गया। 10वां इलेक्ट्रॉन फिल किया तो 0 रह गया। इस टाइप से आप 1 से 5 तक में लगातार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही थी, फिर 6 से 10 तक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या लगातार घट रही थी। आई थिंक समझ में आ गई होगी ये बात सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जी आपको इधर ध्यान देना है, यदि n की वैल्यू 0 है, माने अर्थ में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तब हो सकती है या तो d 0 हो या d 10 हो। तो d 0 हो या d कितना हो बेटा? 10 हो। इधर लिखता हूं मैं, d 1 हो बेटा जी, है ना। चलो ऐसे ऐसे क्लियर करता हूं आपको, d 0 हो या d 10 हो, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू आपके लिए आएगी 0। ठीक है, इसको मिटा के दोबारा लिखता हूं मैं, इधर आपको क्लियर हो जाएगा। यहां से लिखता हूं, इफ यदि d 0 है या d 10 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 0। तो म्यू भी हो जाएगा भाई साहब 0 bm। सुन, म्यू की वैल्यू अगर 1 है तो d 9 होगा, यहाँ वैल्यू 1 आएगी तो म्यू हो जाएगा आपका √3 bm। d अगर 2 है भाई साहब तो d 8 है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो म्यू हो जाएगा आपका √8 हो जाएगा, √8 bm। d अगर 3 आता है, यहाँ d 7 होता है, ठीक है, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ म्यू की वैल्यू हो जाएगी √15 हो जाएगी भाई साहब bm, बोर मैग्नेटॉन। ये अगर d 4 है और d कितना है? 8 है, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या? ठीक है, 3 4 सही है। क्या कर रहे हैं? d 6 आएगा भाई, सॉरी, d 4 है या d 6 है, तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो म्यू आएगा आपका 6 √24 आ जाएगा भाई bm। और d 5 है तो n की वैल्यू हो जाएगी 5, तो म्यू हो जाएगा √35 bm। आप इसे नोट कर लीजिए पहले कॉपी पर, तब मैं आगे की बात आपको ये सब एकदम से याद कराता हूं, आपको बिल्कुल क्लियर कट कर दूंगा। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए भाई। चलो अब आप देखेंगे ये कहां से वैल्यू आई, तो देखो मैं यहां आपको दिखाता चल रहा हूं, यहां दिखाऊंगा भाई आप सबको। डी के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनाने होते हैं हमें? 5। 1 2 3 4 5, हमने 5 ऑर्बिटल्स बना लिए। बेटा ध्यान दीजिएगा, डी में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डी 0 होगा, या डी में 10 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, या तो डी 0 हो, बिल्कुल क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो ही ना, या डी 10 हो, तब n क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि n किसे माना है हमने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या को। भाई साहब 10 होने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो n 0 हो गई। d 0 होने पर भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन होएगा ही नहीं, तो भी 0 आएगा n की वैल्यू। और भाई साहब n की वैल्यू यहाँ 0 लगाएंगे तो 2 + 0 2 ही हो गया आंसर, और 0 बाहर आएगा n की वैल्यू, तो 2 0 का 0, तो म्यू भी क्या हो जाएगा? 0 bm। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 0 रखनी पड़ेगी बेटा। n की वैल्यू 0 रखने पर आप म्यू कितना पा जाएंगे? 0 पा जाएंगे। अगला, अब इसको फिर मिटा देता हूं मैं, ध्यान से सुनना, एक एक बात मैं यही सिखाऊंगा, एक एक बात आपको। अगला बेटा जी, डी की वैल्यू कितनी हो? 1 हो, 1 हो गई साहब, या डी की वैल्यू 9 हो, एंड लिख दे रहा हूं यहां, एंड।
डी की वैल्यू 1 हो या डी 9 हो, आप कहेंगे बता के दिखाओ। तो डी 1 है तो एन 1 है या 9 हो, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होने पर भी कितना अनपेयर्ड आ रहा है? एक, क्योंकि ये सारे पेयर्ड हो गए। तो डी 1 हो या डी 9 हो तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? 1। और भाई साहब लगाओ इस फॉर्मूले में, 2, एन की वैल्यू 1 लगाओ, 2 और 1 3, बाहर 1 होगी, 3 एकम 3, √3 आ जाएगा। भाई साहब समझ में आ गया होगा। और √3 की वैल्यू 1.732 होती है। अगला फिर मिटा देता हूं इसको मैं। प्यारे बच्चों इस बार D2 हो, देखो D2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 ही आएंगे। या D कितना हो? 8 हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे भी देख लो भाई साहब कितने आ रहे हैं? 2 ही आ रहे हैं। तो D2 हो या D8 हो तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब लगाओ वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 लगाओ, 2 और 2 4 हो गए, 4 4 और गुणा कर दिया कितने का? 2 का। ब्रैकेट खोलेंगे ना आप भाई, n की वैल्यू में यहाँ 2 रख दी, यहाँ भी 2 और 2, 2 और 2 का टोटल 4 हो गया, 4 दूना 8, देख लो √8 आ रहा है भाई साहब। अगला भैया जी ध्यान से सुनना, अगला देखिए D3, तो पहला दूसरा तीसरा, या तो D3 हो इसके केस में हो गया, या D7 हो। D3 में n कितनी आ रही है? 3 आ रही है, या 7 हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आप खुद से फील करो कितने अनपेयर्ड आ रहा है? 3। तो D3 हो या D7 हो तो ही n कितने आएंगे? 3 ही आएंगे। अब 3 लगाओ, यहाँ वैल्यू लगाओ, 3 3 बाहर 3 अंदर, 3 और 2 5, 5 3 15 है भाई साहब, √15 ही आ रहा है, देख लीजिए। अगला अगला केस जानिए भाई साहब, D4 हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस पे भी डी कितने आ रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे हैं, तो n 4 आ रही है, या 6 कर दो, तो 1 2 3 4 5 और 6, फील करो आप कितने अनपेयर्ड हो गए? 4। तो D4 हो या D6 हो तब भी n की वैल्यू 4 ही आएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 ही आएगी। अब बेटा जी यहाँ 4 लगा के देखो, 4 बाहर 4 अंदर, 4 और 2 का योग 6 हो गया, 6 चौके 24, √24 ही आ रहा है भाई साहब। अब D5 के केस में, D5 के केस में यही बनेगा, D5 है पूरे, तो भाई साहब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? n की वैल्यू 5 आएगी, तो 5 ही लिखी है मैंने D5 होने पर। 5 वैल्यू लगा दो यहाँ, 5 बाहर 5 अंदर, 5 और 2 7, 7 पंजे 35, भाई साहब 35 ही आ रहा है, √35। तो आई थिंक ये बात सबको क्लियर होगी। अब मैं एग्जाम्पल दूंगा इसके, तो इसे नोट कर लो कॉपी में। ये IIT JEE के लिए, नीट के लिए भी है, ये इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर के लिए ही नहीं है, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसे नोट कर लेंगे। अब मैं आपको बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आ रहा हूं, इसके एग्जाम्पल देना चाहूंगा बेटा। एक बात सभी बच्चे याद रखें, किसी भी एटम या आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी बढ़ती जाती है उतना ही भाई साहब अनुचुंबकीय गुण या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको 3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं, और बहुत प्यारे एग्जाम्पल हैं, आप समझ जाएंगे। बेटा पहला है Fe+3 आयन, आयरन +3 स्टेट में है। अब आयरन को जाने से पहले हमें आयरन 3 स्टेट में जाने से पहले आयरन से बात करनी होगी। आयरन बेटा जी 26 होता है, और ये मैंने ट्रिक बता रखी है। 26 का मतलब क्या होता है? ये तो डी के हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 3D में 6 चले गए। ये जो इकाई के अंक होते हैं, ये इकाई है, ये दहाई है, ये आपकी क्या हो गई? इकाई, और ये दहाई। तो इकाई के अंक डी में जाते हैं और दहाई के अंक एस में जाते हैं। तो ये ट्रिक है। 26 में 6 यहाँ चले गए, 3D का 6वां मेंबर हो गया और 4s2 हो गया। अब ध्यान से सुनिए, Fe से Fe+3 बनाना है हमें, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे भाई। तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दो और 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दो, तो Fe3+ बन जाएगा। अब विन्यास क्या रह जाएगा इसका? तो 4s तो 0 हो गया, और 3D में 6 में से गया तो 3D 5 हो गया, और s का मतलब 0 हो गया, तो s तो खत्म हो गया। अब D में 5 बचे भाई साहब, तो D5 बना लीजिए आप, मजा आ जाएगा। D में 5 भर दो, पहला दूसरा तीसरा
चौथा, पांचवा। तो Fe3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 हो गए, n। तो लगा दो फॉर्मूला, म्यू बराबर √n+2 Bm। n की वैल्यू कितनी लगाओगे? 5। तो 5, 5 + 2, 5 और 2 7 पंजे 35। तो म्यू आ जाएगा आपका √35 Bm। ये इसकी वैल्यू हो गई भाई साहब। 5 पॉइंट कुछ आ जाता है, 5.92 के करीब आंसर आ जाएगा इसका। आप समझ गए होगे मेरे भाई। कुछ नहीं करना आपको, ये आपको फंडामेंटल याद रखना है। एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया होगा। सपोज करो यदि Fe2+ होता है, यहाँ सपोज कर रहे हैं हम Fe2+ होता है प्यारे बच्चों, तो विन्यास तो वही रहेगा Fe का, तो 3d6 4s2। अब क्या है, हमें दो आवेश लगाने हैं, तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब 3 नहीं निकलेंगे भाई साहब, 2 निकलेंगे। अब 4s2 हो जाएगा, 3d6 रहेगा, 3d में 6 रहेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तो वो इसी में से जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा इसका विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? तो 3d6 रहेगा और 4s 0 हो जाएगा। तो इस बार 3d6 क्या रहा, उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, क्योंकि हमें 2 निकालने हैं ना, तो 2 s में चले जाएंगे। ऐसे मान लो 4s पॉकेट है और 3d पॉकेट है, इसमें 2 रुपए हैं, इसमें 6 रुपए हैं, मुझे 2 रुपए खर्च करने हैं, तो इसी जेब से कर दूंगा, इस जेब में पैसे सुरक्षित रखे रहेंगे। 6 रुपए का मतलब 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन को भर लो भाई साहब। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरो, आप देखो ध्यान से सुनना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। ये छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा किसके पास? पहले के पास। अब देखिए भाई साहब कितने अनपेयर्ड बचे आपके पास? 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड और 4। तो n की वैल्यू हो गई 4। लगा दो फॉर्मूला, म्यू बराबर n+2 Bm। भाई साहब म्यू बराबर हो जाएगा √4, 4 + 2 Bm। 4 और 2 6, 6 चौके 24। तो म्यू आ गया आपका √24 Bm। आई थिंक क्लियर हो गया अगर दिस इज द आंसर। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं। मान लीजिए बेटा मुझे Zn2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो 2 चीज सीख रहे हैं आप इस कॉन्सेप्ट से। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना सीख रहे हैं n, और दूसरा म्यू निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो Zn2+ को करने से पहले Zn के पास जाना होगा। ठीक है, Zn बेटा 30 होता है, 30। 3d सीरीज का लास्ट मेंबर है जिंक। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d10 और 4s2 होता है। ठीक है साहब, हाँ। तो 10 आ जाएगा बेटा ये यहाँ। 20 के बाद 10, 20 के बाद अंतर कितना है 30 में? 10। तो डी में 10 जाते हैं, लास्ट मेंबर है। ओके, अब डी से Zn2+ बनाना है, तो हमें निश्चित तौर पर 2 इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे। और वो 2 इलेक्ट्रॉन किससे हटाएंगे? 4s से हटाएंगे बेटा जी। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो क्या बचेगा? 3d10 पूरा बचेगा, 4s 0 बचेगा। 0 का कोई मतलब नहीं बनता। अब d10 हो गया। अभी आपको टेबल सिखाई थी, याद करो। d0 हो या d10 हो, तो म्यू कितना हो जाएगा? n कितना हो जाएगा? 0। जब n 0 तो म्यू भी 0 हो जाएगा। भर के देख लो आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। भाई साहब n कितनी हो गई? 0, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सारे शादीशुदा हैं भाई साहब, सबकी बीवी साथ है, कोई भी अविवाहित या अनपेयर्ड या अकेला नहीं। तो जब n 0 तो म्यू भी 0। लगा सकते हो फॉर्मूले में आप। n 0 हो गया तो म्यू भी 0 हो जाएगा। फॉर्मूला भी बताया था मैंने, उसको लगा के देख लो। तो Zn2+ हो। अब और ऐसे एग्जाम्पल कितने हो सकते हैं, ये अपनी बुद्धि लगाओ। Sc3+ 0 हो जाएगा, Cu+1 0 हो जाएगा भाई साहब। 3d10 आएगा विन्यास, इसका भी कितना आएगा? 3d। यहाँ 3d 0 हो जाएगा मेरे भाई, 3d 0 हो जाएगा, यहाँ 3d10 हो जाएगा। तो Zn+2 में, Cu+2 में 3d10 होगा, और Sc3+ में 3d कितना हो जाएगा? 0। तो 0 हो या 10 हो, तो n भी 0 होती है और n 0 होती है, तो मेरे बच्चों म्यू भी 0 हो जाता है। ये बात याद रखना। आगे बढ़े, कई एग्जाम्पल मैंने आपको शेयर कर दिए। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर नई कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है,
एक उदाहरण और लेते हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए हम Mn2+ ले लें, ध्यान से सुनना। अब Mn2+ को सीखने से पहले Mn के पास चलना होगा आपको। तो Mn होता है 25। 25 के लिए बेटा क्या करोगे, 3D में 5 हो जाएंगे। ये ट्रिक है, इकाई का अंक D में जाता है और दाई का अंक S में जाता है। तो 3D में 5 हो जाएंगे बेटा जी और S में 2 हो जाएंगे। अब Mn2+ बनाना है तो हमें Mn से क्या निकालने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पता है किससे जाते हैं, 4s से जाते हैं, क्योंकि 4s न्यूक्लियस से अधिक दूरी पर होता है 3D की तुलना में। तो नाभिक से जितना दूर होगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर, इसलिए 4s कक्षक के इलेक्ट्रॉन आसानी से हट जाते हैं बेटा। तो 3D तो 5 ही रहेगा, Mn से Mn2+ बनाओगे तो 3D कितना रहेगा, 3D 5 ही रहेगा, लेकिन 4s 0 हो जाएगा। और 0 का कोई मतलब नहीं होता, 0 माने खाली। अब 3D 5 के लिए 3D 5 बना दो भाई साहब, तो N 5 हो जाएगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, D के 5 भर दो इलेक्ट्रॉन, तो N कितनी हो जाएगी, 5। तो भाई साहब N 5 है, इसका मतलब है म्यू हो जाएगा आपका √35। अभी कई बार निकाल के दिखाया है आपको, तो √35 आ जाएगा फॉर्मूले में रखते ही। तो यहां देखिए Fe3+ हो या Mn2+ हो, इन दोनों के केस में भाई साहब कितना आता है, 3D 5 आता है और N 5 आता है और म्यू भाई साहब √35 आता है। ये याद रखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है नीट और IIT JEE के और 12th लेवल। आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको बहुत क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है साहब। अब बेटा एक चीज और डालता हूं इसमें, मैं थोड़ी देर और आपको एक चीज और बताता हूं। देखो, डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं वो अनुचुंबकीय नेचर शो करते हैं। क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या कारण है, क्या कारण है कि डी खंड या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अनुचुंबकीय, इंग्लिश में कहते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर या प्रकृति के होते हैं। क्यों, इसका जवाब दीजिए भाई। क्या कारण है कि डी खंड के जो तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं या पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर भैया जी, आंसर लीजिए, छोटा सा आंसर है, क्योंकि, क्योंकि से जोड़ रहा हूं बेटा जी, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल्स बोलो या डी कक्षक में, तो इनके डी ऑर्बिटल्स में अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, इंग्लिश में कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी कारण से ड्यू टू दिस रीजन, इसी कारण से ये क्या करते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति या नेचर के होते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ये बात सबको अच्छा लगा होगा, ठीक है जी, ये नोट कर लीजिए आप। क्या कारण है कि डी ब्लॉक के सभी तत्व अनुचुंबकीय नेचर के होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण से अनुचुंबकीय नेचर के होते हैं। ओके, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की
संख्या यानी n से व्यक्त करते हैं बेटा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या को ऐसे व्यक्त करते हैं n से। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ने पर इनका अनुचुंबकीय गुण भी बढ़ता जाता है। अनुचुंबकीय गुण भी बढ़ता जाता है। तो सीधे सीधे हम यूं कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी तो इनका अनुचुंबकीय गुण भी बढ़ेगा। तो n की संख्या इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी अनुचुंबकीय गुण के। ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आज इसको आपको ट्रिक के साथ बताता हूं, आप बेहतरीन फॉर्मेट में ट्रिक के साथ। ये तो आपका थियोरेटिकल आंसर हो गया, कॉपी में आपको ऐसे लिखना है, बोर्ड की कॉपी में। अगर आप चाहते हैं कि ट्रिक से बताइए गुरुजी, तो देखिए भाई साहब ट्रिक। आप वीडियो को बार बार देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, आपको केमिस्ट्री यही याद हो जाएगी भाई साहब। फेथ रखेंगे, केमिस्ट्री आपको तैयार होती रहेगी। चलो अब आते हैं धमाकेदार ट्रिक के साथ। भाई साहब ट्रिक है, बेहतरीन ट्रिक है, ध्यान से सुनना। आ से अणु, आ से आयन, आ से अयुग्मित, आ से अनुचुंबकीय, आ से आकर्षित। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से भाई साहब। 1 2 3 4 5। अब थियरी सुन लीजिए मेरी। दुनिया का कोई भी अणु हो या कोई भी आयन हो, आ पर ही चलेगा कार्यक्रम, आ पर, आ लेटर पर चलेगा भाई साहब। दुनिया का कोई भी अणु हो या आयन हो, अगर उसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित माने होता है अकेला। एक और आ गया भाई साहब। अयुग्मित माने जो युग्मित ना हो, जो जोड़े में ना हो, पेयर ना हो, अनपेयर्ड कहते हैं इसे इंग्लिश में। अयुग्मित को क्या कहते हैं? अनपेयर्ड। भाई जो पेयर में ना हो वो अनपेयर्ड ही तो होगा। जो अकेला है, मान लीजिए आपकी शादी हो जाए तो आप शादीशुदा हो गए तो आप पेयर में हो गए, और आप अनमैरिड हैं, ऐसे नहीं लगता, अनपेयर्ड अनमैरिड। मैरिड हैं तो आप कपुल हैं, अनमैरिड हैं तो आप सिंगल हैं। ओके। तो दुनिया का कोई भी अणु या आयन जिसके पास अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है भाई साहब, तो निश्चित तौर पे वो अनुचुंबकीय नेचर का होता है। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कहते हैं भाई साहब। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, शॉर्ट में पीएम बोल देते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर, पीएम। तो दुनिया का कोई भी अणु या आयन अगर उसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय नेचर का होगा, चुंबक से क्या होगा? आकर्षित होगा। भाई साहब बेहतरीन ट्रिक है, इस ट्रिक का कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं। आप इसे ग्रैब कर लीजिएगा, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। अगर अनपेयर्ड नहीं है, सारे युग्मित हैं, तो उल्टी ट्रिक पर चलेगी। अब दुनिया का वो सारे अणु या आयन जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? अब युग्मित हैं। कैसे हैं? युग्मित हैं, यानी कैसे हैं? पेयर्ड है। तो भाई साहब वो कौन होगा? अब अनुचुंबकीय नहीं होगा, वो प्रचुंबकीय होगा भाई साहब। क्या होगा? प्रचुंबकीय। और वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, डायामैग्नेटिक होगा भाई साहब। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक यानी डीएम होगा इस बार, पीएम नहीं होगा भाई साहब, डीएम होगा। और चुंबक से क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि अब आकर्षित नहीं होगा। तो पहली वाली उल्टी थी इसकी, उसे याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगी। वो सारे अणु या वे सारे आयन जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, जोड़े में हो भाई साहब, इस टाइप से पेयरिंग में हो, वो प्रचुंबकीय नेचर के होते हैं और चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। यानी युग्मित को हम पेयर्ड कहते हैं और प्रचुंबकीय को हम डायमैग्नेटिक कहते हैं। ये तो रही हिंदी में ट्रिक। अगर बच्चे कहते हैं इंग्लिश में बताइए सर ट्रिक, तो दूसरी ट्रिक ले लो भाई साहब। चलो अब दूसरी ट्रिक क्या है बेटा जी? ट्रिक सेकंड, ये है यूपी एंड पीडी। यूपी एंड पीडी, बस आपको इतना याद रखना है।
इस यू माने क्या है जरा चेक करिए। इस यू माने है अनपेयर्ड, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बार बार बोल रहा हूं, अयुग्मित माने अकेले, और पी का मतलब है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, शॉर्ट में से पीएम बोल देते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर। यहां पी का अर्थ क्या है? पेयर्ड, क्या है? पेयर्ड, और डी का अर्थ है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक को डीएम बोल देते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं? डीएम। तो देखो यू से अनपेयर्ड, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा यूपी, और भाई साहब अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का होगा पीडी। क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों? देख लो ये ट्रिक भी एकदम हार्डू ट्रिक है, धांसू ट्रिक है। चलिए, तो हिंदी में भी हो गई ट्रिक और अंग्रेजी में भी हो गई। अब एक फॉर्मूला देते हैं आपको, बेहतरीन फॉर्मूला, जो आईआईटी जेईई के सवालों को आपको हल कराएगा। एक और फॉर्मूला लिख लो, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कुछ भी लिख सकते हो बेटा जी, कुछ भी, उसके कोई फर्क नहीं है। पीएम लिख दे रहा हूं मैं, पैरामैग्नेटिक को पीएम। एन क्या है? यहाँ एन वही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। डी खंड के तत्वों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 5, क्योंकि वह 5 कक्षक होते हैं, पांचों में एक एक भर जाएगा तो 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो जैसे जैसे एन की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे एन की संख्या बढ़ेगी, तो भाई साहब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एन की संख्या बढ़ेगी माने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं एग्जांपल देके आपको क्लियर करूंगा, अभी ध्यान से सुनना। ये बहुत गजब का फॉर्मूला है। एन की जगह लिख सकते हैं आप, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके? अनुचुंबकीय गुण के। एन की संख्या बढ़ेगी, अनुचुंबकीय गुण बढ़ेगा। क्लियर है? और भाई साहब अनुचुंबकीय गुण बढ़ेगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि एन की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये वाला फॉर्मूला आपने देखा था अभी, म्यू बराबर रूट एन एन प्लस 2 BM। मजा आ गया होगा। एन बढ़ेगी तो पैरामेट्रिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा ही, लेकिन भाई साहब म्यू भी बढ़ेगा, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां लिख सकते हो, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। ठीक है जी, दूसरा फॉर्मूला हो गया ये, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब हम लिख सकते हैं इन दोनों फॉर्मूले को, इन दोनों को कंबाइन करके एक बात और लिख सकते हैं बेटा जी, कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू और म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएम। मजा आ गया होगा। ये रहा 3 in 1 फॉर्मूला भाई साहब। किसी भी अणु में या आयन में अगर एन की संख्या बढ़ रही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो उसका म्यू भी बढ़ेगा, और म्यू बढ़ेगा तो पैरामेट्रिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। 2 in 1 फॉर्मूला, तो ये 3 in 1 फॉर्मूला। मौज कर दी, मौज कर दी होगी एकदम, मजा आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देता हूं बेटा जी, एग्जाम्पल्स लीजिए आप। पहला उदाहरण लेते हैं, इसी में आपको क्लियर कर देंगे। एक Fe+3 है मेरे पास एंड Fe+2 है मेरे पास। ओके, ये ध्यान में रखना। Fe जो होता है बेटा फेरम होता है, फेरम, इसीलिए इसका सिंबल Fe लिया गया। फेरम है लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से, इसका सिंबल Fe ले लेते हैं, फेरम बोलते हैं बेटा जी इसको। तो Fe+3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, स्टेबल, और +2 करता है मिनिमम, और ये करता है मैक्सिमम। अब Fe2+ और Fe3+ को जानने से पहले हमें Fe से बात करनी होगी। Fe आयरन होता है 26, तो वही ट्रिक याद रखो। डी में कितने गए? डी 6 में 6 गए, ये इकाई का अंक डी में जाता है, दाई का अंक एस में जाता है, तो एस के कितने हो गए? 4s2 हो गए। यस, Fe एटम का है, आयन का नहीं है बेटा जी ये। अब बना लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ Fe2+ बना लो, यहाँ Fe3+ बना लो। अब ध्यान से सुनना बेटा जी, Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो Fe2+ बन सकता है, और 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे? पहले S से, क्योंकि ये 4s पॉकेट होती है, ये 3d पॉकेट। इसमें 2 रुपए हो सकते हैं, इसमें 1 से लेकर 10 रुपए तक हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो पहले रुपए इसी जेब से खर्च किए जाएंगे।
तो 2 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो 4s तो 0 हो जाएगा, तो Fe2+ बनेगा। यहाँ क्या बनेगा बेटा जी? Fe2+। तो ये हो जाएगा 3d6 और 4s 0। भैया जी 4s 0 का कोई महत्व नहीं है, हटा दे रहा हूं मैं। अब d6 हो गए, तो बनाओ d6 के लिए 5 कक्षक, भर दो इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। भाई साहब इस भैया की तो शादी हो गई, पेयर हो गया, कितने रह गए? ये 4 रह गए भाई साहब, तो n हो गई यहाँ 4। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। तो Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। अब 4 के लिए म्यू बताओ कितना आएगा, लगाओ फॉर्मूला, म्यू बराबर nn+2bm, ये फॉर्मूला है। रख दो 4 वैल्यू, 4 हो तो 6, 6 चौके 24, तो यहाँ म्यू आ जाएगा √24 आ जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, इसे बार बार बता रहा हूं आपको। अच्छा, Fe से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी तो Fe3+ बनेगा बाबूजी, Fe3+ बना दो। तो अब देखो इससे 2 इलेक्ट्रॉन जैसे निकले 4s2 से, अब 2 रुपए इस जेब से निकले, 3 रुपए खर्च करने, तो 1 रुपए जिस जेब से निकलेगा, तो 2 इससे कम कर दो, 1 इससे कम कर दो, क्या रह जाएगा? 3d5 रह जाएगा भाई साहब। 2 इसमें से गए, 1 इसमें से, 6 में से गया, तो 5 ही तो रह गए, और 4s 0, और 0 को लिखते नहीं है। अब देखिए बना दो इसके लिए 5 ऑर्बिटल। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों भर गए, तो n कितनी हो गई इसके लिए? 5 हो गई, और n लगाओ यहाँ 5, 5 और 2 7, 7 पंजे 35, तो इसके लिए म्यू कितना आ गया? √35 bm आ गया। बहुत मस्ती के साथ समझ में आ गया होगा। तो n 4 है यहाँ n 5 है, तो 4 5 की तुलना में कम है, तो म्यू भी कम है, यहाँ 5 का म्यू ज्यादा आएगा। भाई आपको बहुत मस्ती के साथ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? आप थके हुए होंगे, हिंदी का पेपर दे के आएंगे, इतना सा आप देख लीजिएगा, ग्रैब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।